फिल्म की शुरुआत एक वेश्यालय से होती है जिसके हर एक कमरे में कस्टमर्स खचाखच भरे हुए थे और पूरे के पूरे वेश्यालय से सिर्फ घपाघप की ही आवाजें सुनने को मिल रही थी। उसी वेश्यालय में क्योको नाम की एक लड़की देह व्यापार का काम करती थी जिसके चाहने वाले शहर के दूसरे कोने से हर रोज लाइन लगाकर उस वेश्यालय में आया करते थे। उन्हीं कुछ लिमिटेड वीआईपी कस्टमर्स में से एक बुढ़ा भी था जिसके सिम कार्ड में अभी भी काफी सारा बैलेंस बाकी था। एक दिन हमेशा की तरह क्योको 5-6 कस्टमर निपटाने के बाद आराम कर रही होती है। तभी वहां की मालकिन आकर उसे बुढ़े के आने के बारे में बताती है। ये जानकर कि बुढ़ा आज फिर अपने बल्ले से गेंद बजाने के लिए आया है, क्योंकि थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं उस बुढ़े की सर्विसिंग नहीं कर पाऊंगी। बुढ़ा पागलों की तरह घंटों तक मेरी लेता रहता है, पता नहीं किस झोला छाप बाबा की गोली खाकर यहाँ आता है। लेकिन वेश्यालय की मालकिन को इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे तो सिर्फ पैसे कमाने से मतलब था, जिसे बुढ़ा देने में जरा भी आनाकानी नहीं करता था। थोड़ी ही देर में बुढ़ा क्योको की पीठ पर धुआंधार बैटिंग करने लगता है और क्योको एक बेजान लाश की तरह पड़ी रहती है। उसे बुढ़े के साथ करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे सिर्फ काला कट्टा खाना ही पसंद आता था। खैर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद बुढ़े का निकल जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है, जिसके बाद क्योको खुद को साफ करने के लिए एक दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन ये क्या, इधर दूसरे कमरे में क्योको का बॉयफ्रेंड नेरुतो मौजूद था, जो कि क्योको के आते ही उस पर टूट पड़ता है और दोनों मिलकर कामासूत्र के लगभग हर पोजीशन को ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ आयाम नाम की एक लड़की अपने एक कस्टमर को लेकर रूम की तरफ जा रही होती है। उस कस्टमर की नजर वेश्यालय की हर एक लड़की पर थी, मानो वो किसी को तलाश रहा हो। आयाम के पूछने पर वो अपना नाम सिंजी बताता है। सिंजी दरअसल एक टैटू आर्टिस्ट था जो कि जापान के हर एक वेश्यालय में जा चुका था। उसकी नजर एक गोरे पीठ वाली लड़की पर थी जिसके ऊपर वो एक स्पिरिचुअल टैटू बनाना चाहता था, और उसकी यह तलाश आयाम की पीठ देखने के बाद खत्म हो जाती है। सिंजी आयाम से कहता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर एक टैटू बनाना चाहता हूँ और मैं उसके बदले में तुम्हें बेशुमार दौलत देने के लिए भी तैयार हूँ। पर आयाम ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि पैसों से ज्यादा उसे उसकी खूबसूरती प्यारी थी। लेकिन सिंजी भी कुछ कम नहीं था। वो क्लोरोफॉर्म में डूबे हुए अपने रुमाल से आयाम को बेहोश कर देता है और उसकी पीठ पर टैटू उकेरना शुरू कर देता है। इस काम को शुरू हुए 3 दिन बीत जाते हैं। उस कमरे के आसपास से गुजर रही सभी लड़कियों को आयाम के कराने की आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि आयाम सिंजी की सर्विसिंग कर रही है। एक लेडी तो कहती है कि सिंजी मेरा हस्बैंड होना चाहिए था, वो लगातार 3 दिन से आयाम के साथ घपाघप कर रहा है। उस लेडी की यह बात सुनकर एक दूसरी लेडी कहती है कि तुम सिंजी की क्या बात कर रही हो, आयाम भी कुछ कम नहीं है, वो भी तो लगातार 3 दिन से सिंजी की ले रही है। अगर उसकी जगह मैं होती तो कब के अपने हाथ खड़े कर चुकी होती। खैर 3 दिन की मेहनत के बाद सिंजी अपने काम को पूरा करने में कामयाब हो जाता है। उसने आयाम की पीठ पर एक विशाल स्पाइडर की टैटू बनाई थी, जिसे होश में आने के बाद देखकर आयाम भी चौंक जाती है। उस टैटू को परमानेंट रखने के लिए उस पर गर्म पानी डालना जरूरी था, जिसके लिए सिंजी आयाम को बाथरूम में ले जाता है और उसके ऊपर गर्म पानी डालने लगता है। गर्म पानी पीठ पर पड़ते ही आयाम चीखने लगती है, क्योंकि पानी हद से ज्यादा ही गर्म था। पर सिंजी के कहने पर उसे यह दर्द सहना ही पड़ता है, क्योंकि टैटू के लिए वो भी बहुत जरूरी था। तभी सिंजी अपना हथियार बाहर निकालता है और आयाम के साथ बाथरूम में ही अपना काम चालू कर देता है। कुछ देर बाद वहां क्योको भी आ जाती है। क्योको उन दोनों को घबाघब करते हुए देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, और सेम हाल सिंजी का था, क्योंकि उसने क्योको से ज्यादा गोरी लड़की अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। वो क्योको से कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की ही तलाश थी, और इतना कहने के बाद सिंजी उठने की कोशिश करने लगता है, पर आयाम उसे वापस खींचकर उसके साथ टपाटप करने लगती है। पता नहीं सिंजी ने टैटू इंक में कौन से शिलाजीत की गोली मिला दी थी कि आयाम रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पागलों की तरह घबाघब करने के लिए बावली हुई जा रही थी। अगले दिन सिंजी उस वेश्यालय की मालकिन के पास जाता है और कहता है कि मुझे आज रात में क्योको चाहिए। सिंजी की यह बात सुनकर मालकिन चौंकते हुए कहती है, पर जनाब आपने तो आयाम को बुक किया था और अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, यह हमारे उसूलों के खिलाफ है। पर जैसे ही सिंजी नोटों की गड्डियां मालकिन की तरफ उछालता है, वैसे ही मालकिन के सारे उसूल तेल लेने चले जाते हैं। रात में क्योको को सिंजी के सामने पेश किया जाता है, लेकिन सिंजी जब क्योको की अनबॉक्सिंग करने लगता है तब क्योको वहां से उठकर भाग जाती है। उसके जाते ही सिंजी पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, मानो किसी ने उससे उसकी सारी दौलत छीन ली हो। मालकिन के समझाने पर भी क्योको वापस सिंजी के कमरे में जाने के लिए राजी नहीं होती है। तब उस वेश्यालय की सीनियर लेडी क्योको को अपने साथ एक दूसरे कमरे में ले जाती है। वो लेडी क्योको को समझाती है कि इस वेश्यालय में जो आते हैं वो सभी दिल जले ही होते हैं, जो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि कोई उन्हें भी प्यार दे, उन्हें खुशी दे। अगर उन सभी के पास गर्लफ्रेंड या बीवी होती तो वो कभी भी यहाँ नहीं आते, पर तुम उन सबको खुशी देने की जगह उन सबको नाराज करने में लगी हुई हो, जबकि उन्हें खुश करना ही तुम्हारा काम है। उस लेडी की यह बात क्योको को भेजे में घुस जाती है और वो वादा करती है कि आज के बाद वो किसी भी कस्टमर को यहाँ से निराश होकर वापस नहीं जाने देगी। फिर क्योको सिंजी के पास वापस जाती है और खुद के कपड़े खोलते हुए अपने आप को सिंजी के हवाले कर देती है। इधर क्योको का बॉयफ्रेंड नेरुतो भी उस रात वहां आता है। उसे आयाम बताती है कि क्योको सिंजी के साथ बिजी है, क्योंकि सिंजी ने क्योको को खरीद लिया है और सिंजी के बनाए हुए टैटू की वजह से अब हर कोई आयाम का दीवाना हो चुका था। यहाँ तक कि लोगों में फाइट भी शुरू हो जाती थी और जीतने वाले को ही आयाम के साथ रात गुजारने का मौका मिल पाता था। इधर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर सिंजी ने अपना काम शुरू ही किया था कि क्योको को ढूंढता हुआ नेरुतो कमरे में आ जाता है और सिंजी के साथ उसकी हाथापाई शुरू हो जाती है। टैटू बनाने के चक्कर में सिंजी को वहां से भगा दिया जाता है। अगले दिन नेरुतो क्योको से कहता है कि मेरे साथ अमेरिका भाग चलो, यहाँ अब हम सेफ नहीं है। क्योको कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर हम जाएंगे कैसे। नेरुतो कहता है कि तुम अपने उस जहाज वाले कस्टमर से कहो हमारी मदद करने के लिए, वो जरूर राजी हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो जहाज वाला कस्टमर जॉर्ज
क्योको की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और बदले में वो क्योको की जम के ले लेता है। अगली रात के अंधेरे में क्योको और नेरुतो सबसे नजरें बचाते हुए जंगल के रास्ते शिपयार्ड तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में ही सिंजी और उसके लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। सिंजी के लोग नेरुतो की जमकर पिटाई करने लगते हैं पर नेरुतो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। यह देखते हुए सिंजी खुद नेरुतो से दो दो हाथ करने के लिए आगे बढ़ता है और उधर उसके लोग क्योको के साथ बारी बारी से हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। मुठभेड़ में सिंजी नेरुतो के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है और वहां से अपने लोगों के साथ फरार हो जाता है। तभी उस जंगल से गुजर रहे जॉर्ज की नजर क्योको पर पड़ती है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जॉर्ज क्योको को अपनी नाव में ले जाता है और नाव अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नाम के एक शहर की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में जब क्योको को होश आता है तब वो खुद के शरीर पर बने जख्म को देखकर समझ जाती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया है और नेरुतो की आत्मा क्योको के उसी जख्म का रूप लिए हुए उसके साथ थी और जब भी क्योको किसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती नेरुतो की आत्मा बाहर आकर उस शख्स को डराने लग जाती जिसे देखकर सामने वाले की फटकर हाथ में आ जाती थी। इस बात से परेशान होकर क्योको नेरुतो की आत्मा से वादा करती है कि अगर मुझे जिंदा रहने के लिए खुद को भी बेचना पड़ गया तब भी मैं कभी शादी नहीं करूंगी पर बदले में तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। क्योको की इस वादे की वजह से नेरुतो की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। जल्द ही क्योको योकोहामा नाम की जगह में बनी एक कोठे की सबसे मशहूर वेश्या बन जाती है। इतना कि न्यूयॉर्क से भी उसके पास कस्टमर आने लगे थे। उन्हीं में से एक था जॉन। जॉन की हालत कुछ ठीक ठाक नहीं थी और उसे उसके दोस्त ने उस कोठे के बारे में बताया था। जैसे ही जॉन की नजर क्योको पर पड़ती है वो बावला हो जाता है। बावला मतलब एक तरह से उसे क्योको से प्यार हो जाता है। वो रोजाना क्योको के साथ इंटीमेट होने के लिए उस कोठे पर आने लगता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी काफी सुधार आ जाता है। यह देखकर एक दिन जॉन क्योको को शादी के लिए प्रपोज कर डालता है। क्योको भी काफी चौंक जाती है क्योंकि आज तक उसके किसी कस्टमर ने उसे शादी के लिए नहीं पूछा था। हर कोई उसके पास सिर्फ अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए ही आया करता था। क्योको जॉन के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों भागकर न्यूयॉर्क चले जाते हैं जहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हो जाती है। और क्योको एक बात भूल गई थी कि उसने नेरुतो की आत्मा से वादा किया था कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी और उसका खामियाजा जॉन को भुगतना पड़ता है जब इंटरकोर्स के दौरान क्योको के प्राइवेट पार्ट में मौजूद नेरुतो की आत्मा जॉन के केले को बाइट कर लेती है। दर्द के मारे जॉन तड़पने लगता है और तभी क्योको को भी उसका वादा याद आ जाता है पर अब काफी देर हो चुकी थी। जॉन तुरंत अपने पादरी को क्योको के प्राइवेट पार्ट से नेरुतो की आत्मा को बाहर निकालने के लिए बुलाता है पर नेरुतो की आत्मा बाहर नहीं निकलती है। तब लास्ट में क्योको नेरुतो की आत्मा से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं वेश्या बन के थक चुकी हूँ और अब एक नॉर्मल लेडी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरे हस्बैंड के साथ सुख से जीने दो और हमें परेशान करना बंद करो। अब क्योंकि नेरुतो भी क्योको से सच्चा प्यार करता था और उसे भी ये बात पता थी कि अब वो कभी भी क्योको के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता, इसलिए वो क्योको के अंदर से निकलकर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद क्योको और जॉन दोनों चैन की एक लंबी सांस लेते हैं और दबा के घबाघब करते हैं और इसी के साथ इस फिल्म का अंत हो जाता है।